स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिस तरह से पूरे एक इंडिविजुअल के अंदर हर तरह के सिस्टम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी हर तरह के जो सिस्टम्स हैं वो पाए जाते हैं। अगर अमीबा की बात की जाए तो जो अमीबा है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये कि माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आता। इतना ज़्यादा इस्तेमाल ये होता है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर हर तरह का वो सिस्टम मौजूद होता है जो कि एक एनिमल में, जो कि एक मल्टी सेलुलर जानदार है, या इंसान है जो कि एक मल्टी सेलुलर जानदार है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस के बारे में हम ऑलरेडी एफएससी की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ऑर्गेनेलिज दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिज होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Some protozoans organelles reflect specialization for unicellular lifestyle। कुछ ऑर्गेनेल्स इस तरह के होते हैं जो कि यूनिसेलुलर लाइफस्टाइल के लिए बनाए गए होते हैं। A regular arrangement of microtubules called pellicle underlies the plasma membrane of many protozoa। इसके अलावा इसमें एक अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की जिसे पेलिकल कहते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैरामीशियम की डायग्राम दिखाई गई है। तो पैरामीशियम की जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग के इर्द गिर्द जो है वो पेलिकल नज़र आ रही है। तो जो पैरामीशियम होता है इसकी शक्ल इस तरह की होती है जैसे कि एक जूते का तलवा होता है। तो जैसे एक सेल है, सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए उसकी इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई जाती है। इसी तरह जो प्रोटोजोआंस होते हैं उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए, उनकी शक्ल को मेंटेन करने के लिए उनके अंदर पेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उनके अंदर पेलिकल होती है जो कि उनकी उनकी जो बाउंड्री है उसको कवर करती है, और जो रिजिड रिजिड स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करती है। पेलिकल जो होती है ये रिजिड होती है, सख्त होती है, और इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल भी होती है। तो ये तो हो गई इसकी आउटर कवरिंग की बात कि किस तरीके से जो जानदार है इसके अंदरूनी जो ऑर्गेनेल्स हैं उसकी हिफाजत की जाती है और इसके इर्द गिर्द एक तरह से प्रोटेक्टिव वॉल बना दी जाती है। इसके बाद अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये दो तरह के पोर्शंस में डिवाइड होता है। एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। जो पेलिकल के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है इसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जबकि जो अंदर की तरफ अंदरूनी तरफ होता है, इनर साइटोप्लाज्म होता है, उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। जो एंडोप्लाज्म होता है ये ग्रैनुलर होता है, मतलब इसमें दानेदार साख्तें होती हैं और इसके अलावा इसके अंदर फ्लूइड होता है, जबकि जो एक्टोप्लाज्म होता है ये क्लियर होता है और इसके अलावा फिल्म होता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं अमीबा में कि एक्टोप्लाज्म और इसके अलावा एंडोप्लाज्म दिखाया गया है। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होम्योस्टेसिस किस तरीके से मेंटेन करते हैं अपने अंदर सॉल्वेंट और इसके अलावा जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मेराइन होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं। मेराइन का मतलब ये होता है इस तरह के प्रोटोजोआ जो कि ज़्यादातर सॉल्टी वाटर में रहते हैं, सॉल्टी वाटर के अंदर आ जाते हैं ओशंस और इसके अलावा सीज़। कुछ प्रोटोजोआ इस तरह के होते हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि इस तरह का इन्वायरमेंट जिसके अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो और सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। तो इसमें एग्जांपल आ जाती हैं लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पोन्ड्स। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ अपना जो होम्योस्टेसिस है या अपना एक तरह से मेंटेनिंग सिस्टम है उसको किस तरीके से चलाती हैं या प्रोसेस करते हैं।
तो इसके अंदर जो वाटर है वो ओस्मोसिस के ज़रिए से एंटर होता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ के अंदर जो वाटर है वो ओस्मोसिस के ज़रिए से एंटर होगा। जब वाटर प्रोटोजोआ के अंदर एंटर हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऑर्गेनेली मौजूद होगा। ऑर्गेनेली का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जितना भी पानी है, एक्सेस वाटर है, ये आ जाएगा। In some protozoa, contractile vacuole formed by the coalescence of smaller vacuole। कुछ प्रोटोजोआ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो स्मॉलर वैक्यूल के मिलने से बनता है। तो जो ये जो वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको फिल कौन करता है? जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं ये फिल करती हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। Contracting microfilament have been implicated in emptying of contractile वैक्यूल। इसके अलावा इसमें एक तो जो रेडिएटिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं ये फिल करती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को, लेकिन जो एक्सेस वाटर है वो कॉन्ट्रैक्टिंग माइक्रोफिलामेंट के ज़रिए से जिस्म से बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और यहाँ पे ये जो है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और इसके बाद यहाँ से पानी निकलेगा। होते हैं इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की डायरेक्शन है वो किस तरीके से होती है? तो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, या जितना भी फूड पार्टिकल है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटोजोआ है, कोई भी फूड मटेरियल बाहर मौजूद है तो यहाँ से एक इमेजिनेशन बनेगी प्रोटोजोआ के अंदर। फूड जो है वो इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद इसके अंदर एंटर हो जाएगा। Some protozoa ingest food in a specialized region analogous to mouth called the cytopharynx। कुछ प्रोटोजोआ के अंदर माउथ की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोफेरिंक्स कहते हैं। डायरेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर इन फूड वैक्यूल दैट फॉर्म ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से एक फूड वैक्यूल बनता है, उसके अंदर डायरेक्शन होती है और जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है फूड की कैरी आउट होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ के अंदर फूड वैक्यूल होगा। इस फूड वैक्यूल के अंदर जितनी भी डायरेक्शन है वो कंप्लीट होगी और ये फूड वैक्यूल एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से बना था। बाहर से फूड आई थी और अंदर जो था वो फूड वैक्यूल मौजूद था, तो ये दोनों आपस में मिले और इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, मटेरियल है, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया। डाइजेशन किस तरीके से होती है? इसके अंदर इंजाइम्स मौजूद होते हैं, इंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर एसिडिटी चेंज होती है। एसिडिटी का मतलब ये है कि इसकी जो पीएच है वो 7 से लो होगी, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन का जो स्टमक होता है, ह्यूमन के स्टमक के अंदर भी HCl मौजूद होता है जो कि एसिड होता है और ये एसिड जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। इसके बाद जब सारे के सारा मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेशन के बाद ये जो फूड वैक्यूल है ये सर्कुलेट करता है, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये सर्कुलेट करेगा। Enzymes and acidity changes mediate digestion. Food vacuole fuse with enzyme containing lysosomes and circulate through the cytoplasm, distributing the products of digestion। फूड वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम के साथ मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये फूड वैक्यूल है तो ये लाइसोसोम के साथ मिलेगा और साथ मिलने के बाद ये पूरे दोनों मिलके पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलेट करेंगे और यहाँ पे सर्कुलेट करने के बाद जितना भी जो प्रोडक्ट होगा डाइजेशन का, पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
आफ्टर डाइजेशन इज कंप्लीट द वैक्यूल्स आर कॉल्ड इजेशन वैक्यूल। डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाती है इसके बाद इसे इजेशन वैक्यूल कहते हैं। दे रिलीज देयर वेस्ट कंटेंट बाय एक्सोसाइटोसिस समटाइम एट अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल कॉल्ड द साइटोपाइज। इसके बाद ये अपने जो कंटेंट्स हैं उसको बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाहर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से। एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि अगर ये फूड वैक्यूल और इसके अलावा लाइजोसोम है तो यहाँ से ये अपने जो कंटेंट हैं जो कि अननेसेसरी हैं उसको बाहर निकाल देंगे। एक स्ट्रक्चर के ज़रिए से जिसे कहते हैं साइटोपाइज। अब साइटोपाइज किस तरीके से बनेगा? फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इसे कहेंगे साइटोपाइज। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हर तरह का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये भी मौजूद है, साइटोपाइज ये भी मौजूद है, लाइजोसोम्स ये भी मौजूद है, साइटोफ्रिंग्स जो कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर है ये भी मौजूद है, फूड वैक्यूल ये भी मौजूद है। तो जो फूड है वो साइटोफ्रिंग से आएगी और चली जाएगी। फूड वैक्यूल के अंदर फूड वैक्यूल मिलेंगे लाइजोसोम्स के साथ और अपना जितना भी प्रोडक्ट है मटेरियल है वो पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये साइटोपाइज के ज़रिए से जो आफ्टर मटेरियल है या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट है कि इनके अंदर जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से होता है। बिकॉज प्रोटोजोआ आर स्मॉल, स्मॉल किस तरीके से है क्योंकि इसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया इन प्रोपोर्शन टू देयर वॉल्यूम। इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिस हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो फैसिलिटेट टू अदर मेंटेनिंग फंक्शन गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। गैस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग ऑक्सीजन for cellular respiration and eliminating the carbon dioxide produced as a byproduct. Excretion is the elimination of nitrogenous byproduct of protein metabolism. The primary byproduct in protozoa is ammonia. तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये अमोनिया है। अमोनिया क्या है? NH3 है। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इसे यूरिया कहते हैं। जो बर्ड्स हैं उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। जबकि जो प्रोटोजोआ है या जो फिशेस होती हैं उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। बोथ गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन अकर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जितने भी सारे प्रोसीजर्स हैं ये डिफ्यूजन के ज़रिए से होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। इसमें ए सेक्शुअल और इसके अलावा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर बाइनरी फिशन कॉमन है। बाइनरी फिशन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर एक है तो ये दो में डिवाइड हो जाता है। In binary fission, mitosis produces two nuclei that are distributed into two similar-sized individuals when the cytoplasm divides. तो इसमें जो माइटोसिस का प्रोसीजर है हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि माइटोसिस में क्या होता है। तो इसके अंदर बाइनरी फिशन होती है और बाइनरी फिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो दो में डिवाइड हो जाता है। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है क्योंकि ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। अदर फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमन। इसके अलावा बाकी जो टाइप्स होती हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। ड्यूरिंग बडिंग माइटोसिस इज फॉलोड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्मिक मैस दैट इज मच स्मॉलर देन द पेरेंट सेल। एक तो इसमें बाइनरी फिशन होती है और दूसरी जो इसमें होती है उसे कहते हैं बडिंग। बडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ बन जाएगी। ये जो आउटग्रोथ होगी इसे कहेंगे बड। ये जो बड होगा बड के अंदर एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो बड के अंदर चला जाएगा। इसके बाद ये जो बड है ये इंटायर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसके अलावा इसमें मल्टीपल फिशन और शीज़ोगोनी होती है। जो शीज़ोगोनी है ये ग्रीक वर्ड शीजीन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्प्लिट, का मतलब है टूटना। अकर्स व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रोटर सेल्स फॉर्म फ्रॉम अ डिवीजन ऑफ सिंगल प्रोटोजोआन। अगर एक सिंगल प्रोटोजोआन होती है, फॉर एग्जांपल एक प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के अंदर एक सिंगल प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ के अंदर इतने ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस इतना डिवाइड होता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर और ऑर्गेनिजम्स बना देता है। और उसके बाद ये टूटता है और टूटने के बाद अपने जो कंटेंट है उसको बाहर निकाल देता है और डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं शीज़ोगोनी। शीज़ोगोनी का मतलब है कि एक जानदार से बहुत से जानदार बना देना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से।